हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ का ऑनलाइन टेस्ट, जिसमें हम देखेंगे मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक देखिएगा। टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं इन सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँचने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैथ का जो टेस्ट है आपका वो हर सैटरडे को हुआ करेगा, और रीजनिंग का भी। अगर आप चाहते हैं इसको मैं कंटिन्यू रखूं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपना कुछ भी कमेंट करिए जो भी आप चाहते हैं कि टेस्ट इस तरीके से आना चाहिए या फिर ये सैटरडे को नहीं किसी और दिन आना चाहिए। तो जैसे भी आप चाहते हैं जो भी चेंजेस कराना वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुके हैं मैथ की, उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आपको सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 16% की दर से कम हो जाता है। यदि नई मशीन की कीमत 62,500 रुपये है तो इसके मूल्य 3 साल बाद रुपये में होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में टाइम एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। बस आपको अगर ये क्वेश्चन ट्राई करना है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो वीडियो को पॉज करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाइए। ठीक है, चलिए फिर मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कैसे सोल्व करना है। दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मशीन का मूल्य जो है आपका 16% की दर से हर साल कम हो जाता है, और नई मशीन का जो मूल्य है वो 62,500 है। तो 3 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए 16% से कम होता है, यानी कि मशीन का जो मूल्य होगा वो 100% होगा। अगर मशीन का मूल्य 100% होगा और वो 16% से कम हो रहा है तो इसका मतलब वो 84% हो जाएगा। भाई 100% से जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो कितनी होगी, जितनी जितनी भी वो डिक्रीज होगी, 16% से डिक्रीज हुई है तो 84% बच जाएगी। यानी कि हर साल उस मशीन की वैल्यू 84% बच जाएगी। यानी कि आप 62,500 का 84% निकालेंगे, जितना भी आएगा वो आपका नेक्स्ट ईयर में फिर 84% घट जाएगा, और फिर वो जितना भी आएगा उसका फिर 84% आपका नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा। यानी कि हर साल 16% घटता रहेगा। तो ये आपको 3 बार करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार में ही ये 84% आप 3 बार मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका जो मूल्य है आपका मशीन का वो कितना है, 62,500। तो 62,500 का आपका 84% निकाला, जो भी वो आएगा। देखिए वो पहले वाला सिस्टम यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, यानी कि पहले साल में आपका 84% इतना आएगा। फिर उसका जितना भी आएगा उसका फिर से 84 अपॉन में 100 करेंगे, और फिर वो जितना भी आएगा उसका फिर 84 अपॉन में 100। यानी कि हम इस 84 अपॉन 100 को 3 बार लगाएंगे, अलग अलग ना लगाने की बजाय एक बार ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जितनी चीज़ें यहाँ पे कट सकती हैं उनको कट कर लेते हैं। जैसे आपका ये 4 से कट जाएगा 84 21 बार, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार, ये भी 21/25 हो जाएगा, और ये भी 4 से कट जाएगा 21 बार और ये कट जाएगा 25 बार। यानी कि अभी 21/25 हो जाएगा। अब देखिए 25 से जाएगा 2500 बार, यानी कि 2,500 बार, और ये फिर 2500 फिर 2500 जाएगा 100 बार। ठीक है, और फिर 25 से जाएगा 4 बार, यानी कि ऊपर क्या बच गया दोस्तों, 4 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। आप मुझे बताइए 21 का क्यूब कितना होता है। 21 का क्यूब होता है 9,261। तो 9,261 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप 4 में कर दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। और बाकी फिर आपको 9,261 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है तो 37,044 आ जाएगा। यानी कि 3 साल बाद इस मशीन की वैल्यू आपकी 37,044 बच जाएगी, जिसकी आज प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है, 62,500। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आते जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्श्चन है दोस्तों, कितने समय में 8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए कि आपका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, और इसका आंसर क्या रहेगा प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका साधारण ब्याज है वो 8% की दर से मूलधन का 6/25 है। देखिए 6/25 का मतलब समझ जाइए, बाकी का क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा। 6/25 का मतलब है कि जो आपका साधारण ब्याज है ना वो 6वां हिस्सा है 25 का। यानी कि आपका जो मूलधन होगा, जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो 25 होगी। ठीक है, और जो उसका इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6 होगा। तो 6/25 का मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे करना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुकी है, सिंपल इंटरेस्ट मिल चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी 25,
और उसमें से 6वां हिस्सा क्या है आपका साधारण ब्याज है, तो 6 आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सभी को पता होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आपको अप्लाई कर देना है और आपका जो भी पूछा जा रहा है वो निकल के आ जाएगा। कितने समय में हो जाएगा, टाइम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए SI आपका 6 है, रख दीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट आपका 25 है, ये भी रख दीजिए। आपका रेट दे रहा है 8%, ये भी रख दीजिए। और टाइम आपको निकालना है तो इसको वैसे का वैसे रखिए और बाकी 100 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए जो चीज़ें कट हो सकती है कट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2 से 3 बार, ये आपका हो जाएगा ये मतलब ये चला जाएगा आपका 25 से 2500 का 100, और ये 2 4 से कट जाएगा आपका 2 बार, ये 2 से गया था 3 बार। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। तो बाकी का बचेगा क्या आपका, ये 3 बच जाएगा और इधर क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं बचा है, इधर बस टी बचा है। तो टाइम आपका आ गया 3 ईयर, यानी कि ये जो 6/25 आया है, यानी कि साधारण ब्याज 6/25 है, 6/25वां हिस्सा है आपका प्रिंसिपल अमाउंट का, मूलधन का। तो वो कितने ईयर में हुआ है, वो 3 साल में हुआ है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा कितने अन्य दर से किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि 2 अलग अलग, एक तो यहाँ पे बताया गया कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। आप मुझे ये बताइए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो 5 वर्ष में जो प्रिंसिपल अमाउंट थी वो आपकी दुगनी हो जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 1 होगी तो अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। समझिएगा 5 वर्ष में। तो प्रिंसिपल अमाउंट ये तो आपके मूलधन होता है, अमाउंट क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। मिश्र धन में क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होती है, उसको बोलते हैं अमाउंट, और हिंदी में बोले तो मिश्र धन। ठीक है, तो ये आपका 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। जो अन्य दर से वही धनराशि आपकी तिगुनी हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट अगर आपका 1 रहेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी होगी, यानी कि इस वाली ये एक तो ये वाली ब्याज की दर है और एक ये वाली ब्याज की दर है, इनमें कौन सी कम वाली ब्याज की दर है वो आपको बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं, बाकी तो सारा सिंपल ही क्वेश्चन है। केस 1 में आपका 5 साल का है, प्रिंसिपल अमाउंट इसमें 1 है और अमाउंट इसमें 2 गुनी हो रही है। केस 2 में आपका 12 ईयर है और इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 1 है, तो अमाउंट आपकी 3 टाइम हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट का 3 गुना हो रही है। आप मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल अमाउंट जब 1 से 2 हो जाएगा तो इसमें इंटरेस्ट कितना बढ़ा, ये जो 1 आया है दोस्तों ये आपका इंटरेस्ट है, इसमें 1 से 3 हो गया, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना बढ़ा, इसका मतलब इंटरेस्ट आपका 2 बढ़ा। तो अभी आपको पूरा क्वेश्चन में सारी चीज़ें मिल चुकी है। हम सिंपल वाला वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो यहाँ पे आपको दोस्तों P भी मिल चुका है, ठीक है, टाइम भी सॉरी इंटरेस्ट भी मिल चुका है, और आपको यहाँ पे टाइम तो मिल ही रखा है, ये जो टाइम रखा है। आर आपको निकालना है, ये वाला आर भी निकालेंगे और ये वाला आर भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना है 1, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी 1, और जो आपका टाइम था वो कितना था 5, और आर निकालना है तो आर को वैसे का वैसे रखेंगे अपॉन में 100। इधर भी हम इसको साथ ही साथ लेके चलते हैं। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना है 2, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1, और टाइम कितना है 12, और आर आपको निकालना है वैसे का वैसे रखेंगे अपॉन में 100। दोनों को सोल्व कर लीजिए, जो भी आपकी साइड छोटी आएगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से आपका देखिए 5R और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर किसका हो जाएगा 5R के, और 5 से जाएगा 120, यानी कि 20%। आर कितना आया 20%। और अगर इधर हम चेक करते हैं तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 200R हो जाएगा, यानी कि 200 इक्वल किसके 2R के, सॉरी 12R के। तो 12 से जाएगा 200 कितनी 16.66R। तो ये आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 16 से 2/6। तो ये आपसे पूछा गया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यह आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा छोटा है तो छोटे वाला कौन सा है, तो ये वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा ना कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कहाँ से और भी मेरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ आपको ये सारे चैप्टर कवर करा चुका हूँ। अगर आपको इन सभी चैप्टर को देखना है
बिल्कुल एक पूरा बेसिक से पढ़ना है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें आपको सारे चैप्टर एक तरफ से मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप पूरी इन प्लेलिस्ट को देख के सारे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान ए से स्थान बी तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगी यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपकी 8 किलोमीटर है। देखिए, एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी नदी की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए नाव की चाल बताते ही आपको पता चलेगा कि ये एक्स की वैल्यू आपको मिल गई। मैंने आपको बताया था ना, नाव की चाल को हम क्या बोलते हैं, एक्स की वैल्यू, और जो आपकी नदी की चाल होती है उसको बोलते हैं वाई की वैल्यू। नाव की किसी स्थान ए से बी तक जाने व वापस आने में कितना समय लेगी यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी, देखिए अगर ये पॉइंट है ए से बी तक और इनके बीच की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, तो पूछा जा रहा है कि नाव जो है वो जाने में और वापस आने में कितना समय लेगी। देखिए दोस्तों, अगर ये जाने में और आने में समय का पूछा जा रहा है तो इसका मतलब एक बार तो ये अप स्ट्रीम जाएगी और एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगी। अगर पानी का बहाव इस डायरेक्शन में है तो एक बार तो पानी की तरफ को जाएगी, तो इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और एक बार ये अप स्ट्रीम आएगी, यानी कि इसके अपोजिट आएगी, क्योंकि जाना और वापस आना है तो एक बार ये अप स्ट्रीम आएगी। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आप भी क्वेश्चन को ट्राई कर लिया करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लिया करें जरूर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक जो दूरी बताई गई है ए और बी से के बीच में वो 8 किलोमीटर की है, और इधर से जाना यानी कि इसका जो नाव की चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जाना और वापस आने में कितना समय लगेगा। तो जब ये जाएगी इस डायरेक्शन में, नाव इस डायरेक्शन में जाएगी और आपका नदी का बहाव भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों की चाल को प्लस करके। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को प्लस कर देंगे तो डाउन स्ट्रीम आपकी आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट नहीं होगा ना, क्योंकि 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, डाउन स्ट्रीम है। फिर जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि धारा का बहाव अगर इस डायरेक्शन में है और ये बोट फिर वापस इस डायरेक्शन में आएगी, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम की चाल कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका अप स्ट्रीम आ जाएगा, और अप स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दोस्तों, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपको डाउन जाना है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपको अप स्ट्रीम आना है। तो एक बार तो आपको जाना है इस 8 किलोमीटर को डाउन स्ट्रीम में, और एक बार आना है इसी वाली डिस्टेंस को 8 किलोमीटर को अप स्ट्रीम में। तो आपको क्या करना है, 8 को 7 से भाग करना है। ठीक है, 8 किलोमीटर को आपको 7 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करना है। एक टाइम तो आपका ये होगा, ये टाइम है, ये समय है, और एक बार आपको इसी 8 किलोमीटर को वापस आते हुए कवर करना है। तो एक 8 को ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर किया जाएगा, क्योंकि वो अप स्ट्रीम होगा और अप स्ट्रीम की चाल आपकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो 8 से 3 को भाग कर देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 21 आ जाएगा। तो 7 तिया आपका 21 होता है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और यहाँ पे 8 से 3 56 हो जाएगा। तो 24 और 56 कितना हो जाएगा, 80/21, और 21 से 80 जाएगा 3.8, यानी कि 3.8 आपका टाइम लगेगा इसमें जाने में और आने में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला चैप्टर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट अपलोड किए हैं। अगर आपने दोनों को देख लिया तो कोई भी डाउट नहीं आएगा इस चैप्टर में, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, अगर आप वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव्य रखा है जिसमें 5 लीटर द्रव्य निकाल कर उतना ही एक दूसरा द्रव्य डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की गई। अंत में बर्तन में पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, एक आपका मान लीजिए बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें कितना 50 लीटर आपका द्रव्य है, इसमें 50 लीटर आपका द्रव्य रखा हुआ है। इसमें से 5 लीटर द्रव्य निकाला गया और एक दूसरा द्रव्य डाल दिया गया। आप ये बताइए, सबसे पहले जब इसमें से एक द्रव्य निकाला जाएगा, एक लिक्विड निकाला जाएगा और दूसरा द्रव्य इसमें डाल दिया जाएगा, तो जब पहली बार निकलेगा ये प्योर द्रव्य निकलेगा और दूसरे वाला भी इसमें प्योर डलेगा। बट जब ये दूसरी बार रहेगा तो 50 लीटर ही, क्योंकि एक निकाला 5 लीटर का और एक दूसरा 5 लीटर डाल दिया। तो इसका मतलब तो ये 50 लीटर ही है, बट दूसरे वाले जो ड्राम में ये मिक्सचर बन जाएगा 2 अलग अलग द्रव्य का।
समझ गए आप इस चीज़ को। अब फिर ये बोला जा रहा है यही प्रक्रिया 3 बार की जाती है। तो इस वाले में मतलब कि हम बोल सकते हैं ये जो 50 लीटर इसमें द्रव्य रखा गया है, इसमें हमने 5 लीटर निकाला, फिर 5 डाल दिया, फिर 5 निकाला, फिर 5 डाल दिया, फिर 5 निकाला और फिर 5 डाल दिया। इस तरीके से 3 बार क्रिया की जाती है। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि पहले द्रव्य की मात्रा कितनी रह जाएगी इस वाले बर्तन में, ये आपको बताना है। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, जो कि आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं और डायरेक्ट बिल्कुल आप इसको अप्लाई करिए। एक्स ब्रैकेट 1 माइनस वाई अपॉन में एक्स और फिर ब्रैकेट यानी कि आपका पावर आ जाएगी n। तो अगर आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है, बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। x की वैल्यू यानी कि टोटल जो वैल्यू होगी, यानी कि टोटल द्रव्य कितना है 50 लीटर, तो ये तो आपकी x होगी। उसमें से निकाला कितना जा रहा है, 5 लीटर निकाला जा रहा है हर बार, ठीक है, हर बार 5 लीटर निकाला जा रहा है। तो ये आपकी जो y हो जाएगी वो 5 लीटर हो जाएगी। और ये जो n है ये जितनी बार रिपीट किया जा रहा है, 3 बार किया जा रहा है तो 3 की 3 पावर रख लेंगे, 4 बार किया जा रहा है तो 4 पावर रख लेंगे, जितना भी बोला जाए उतनी ही पावर रख लेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आपको 50 मिलेगी, तो 50 आपने रखा ब्रैकेट 1 माइनस 5 अपॉन में 50 और ब्रैकेट क्लोज, फिर आपका पावर रख दिया हमने 3, क्योंकि इसको 3 बार रिपीट करने के लिए बोला गया है। 50 ब्रैकेट 45, ये हो जाएगा 50 से कम 50 और माइनस 5 तो 45/50। तो 45/50 का आपको क्यूब करना है। तो 45/50 का क्यूब मत करिए, इसको 3 बार लिख लीजिए। 50 गुणा 45/50, 45/50 और 45/50। अब देखिए 5 से जाएगा 9 बार और ये चला जाएगा आपका 50 से 50 कट जाएगा। फिर ये आपका 9 बार जाएगा और ये आपका 10 बार जाएगा। ये 5 से 9 बार जाएगा और ये 10 बार जाएगा। फिर देखें यहाँ पे दोबारा से कट जाएगा, क्या चीज़ कटेगी, देखिए अभी ये आपको नहीं कट करना है, ये कटेगा आपका 5 दूनी 10 और 5 से अब जाएगा ये, क्योंकि पहला तो ये कट गया था। फिर आप देखिए कि क्या बच गया आपके सामने, ये नीचे 10 और 2 बच गया, ऊपर 9 तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। तो आपने 9 का क्यूब तो लिख लिया 729 और नीचे 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20। तो 729 को भाग करना है आपको 20 से, तो 36.45 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जाए तो इस बाल्टी का शेष भाग कितनी देर में भरा जाएगा। देखिए अगर 3/7 भाग 1 मिनट में भरा जा रहा है, इसका मतलब 7 में से 3 भाग ये 1 मिनट में भरा जाता है। यानी कि उस जो बाल्टी की कैपेसिटी है, उस बाल्टी में जितना पानी आ सकता है वो कितना आ सकता है, ये 7 यूनिट, ठीक है। और इस 7 में से 3 भाग भरा जाता है 1 मिनट में। और पूछा जा रहा है बचे हुए भाग को, शेष भाग को कितनी देर में भरा जाएगा। तो 7 में से 3 भरा जा चुका है, तो शेष कितना बचेगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4। अब ये 4 यूनिट आपको भरना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको 4 यूनिट भरना है, यानी कि 3/7 में से 3 आपने भर लिया 1 मिनट में। तो 1 मिनट में अगर आप 3 भर रहे हैं तो इस 4 को कितनी देर में भरेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे किया है, टोटल यूनिट आपकी 7 है, उसमें से 1 मिनट में भरा जाता है आपका 3 भाग, ठीक है। तो बाकी का शेष बचा हुआ भाग आपका 4 यूनिट है, और ये 1 मिनट में 3 भरा जाता है, तो 4 यूनिट कितनी देर में भरा जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। इन तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को A तथा B 7 घंटे में भर देते हैं। केवल C खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोज़ को देखिए, आपको 100% सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है। सबसे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है उसको कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बोला गया 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं, तो A + B + C आपका 6 घंटे में भर रहे हैं, तो आपने लिख लिया। तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, तो तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाता है तथा 2 घंटे बाद C को बंद कर दिया जाता है। देखिए तीनों को एक बाल्टी में खोल दिया गया, एक टंकी में खोल दिया गया, और उसके बाद 2 घंटे बाद इन किसको बंद कर दिया, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है।
तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है, तो बचेगा कौन, ए और बी। और फिर बोला जा रहा है बंद कर दिया जाता है टंकी के शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, 7 ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। केवल सी खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आप ये जो डाटा मैंने निकालना है ना, ए बी सी का 6 घंटे में भरता है, बी और सी 7 घंटे में, अगर आप इसको निकालना सीख गए ना तो बाकी का क्वेश्चन मैं आपको ऊपर क्वेश्चन देखने भी नहीं दूंगा, पूरा क्वेश्चन आप ऐसे ही सोल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तीनों मिलकर के 6 घंटे में भरते हैं, और ए और बी खाली टंकी के शेष भाग को, यानी कि जितना पानी भर चुका है तीनों के भरने के बाद, 2 घंटे में जितना भी पानी भरेंगे तीनों मिलकर के, फिर उसके बाद जो पानी बचेगा, जो शेष भाग बचेगा टंकी का, जो शेष भाग बचेगा टंकी का, उसको ए और बी भरते हैं 7 घंटे में। तो इसका मतलब इनका आप ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया 42, यानी कि उस टंकी की कैपेसिटी आपकी 42 यूनिट की है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा था कि तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। देखिए एक साथ खोले जाते हैं, इन तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है, तथा 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अगर तीनों को मैं एक साथ में खोलता हूँ तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहे होंगे, 1 मिनट में कितना पानी भर रहे होंगे, मैं 42 यूनिट पानी को 6 घंटे में भरते हैं, सॉरी 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे, तो 42 को आप 6 से भाग करेंगे तो 1 घंटे में तीनों मिलकर के 7 यूनिट पानी भर रहे होंगे। बोला जा रहा है कि 2 घंटे तक खोला गया है, तीनों पाइप को 2 घंटे तक खोला गया है, तो 2 घंटे में कितना पानी भर लेंगे। अगर 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 2 घंटे में 14 यूनिट पानी भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 14 यूनिट पानी को हम माइनस कर लेंगे 42 में से, बचेगा कितना 28। फिर 28 यूनिट जो पानी है उसको बोला जा रहा है टंकी के शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर लेते हैं। तो ये इसको 7 घंटे में भरेंगे दोस्तों, तो 1 घंटे में कितना भर रहे होंगे 4 यूनिट पानी। 28 को हम 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट पानी, यानी कि ए और बी 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भरते हैं, और ए बी सी तीनों मिलकर के 1 घंटे में 7 यूनिट पानी भरते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सी अकेला खाली टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो सी का अकेले का भाग कितना होगा, ए बी सी तीनों में से अगर ए और बी को माइनस कर दूँ तो मिल जाएगा मेरे को सी का भाग। तो सी का भाग आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 4 देंगे 3 आ जाएगा। तो 3 आपका 1 घंटे में सी जो है 3 यूनिट पानी भरता है, तो 42 यूनिट पानी को भरने में कितना समय लगाएगा, 42 को 3 से भाग कर देंगे तो 14 घंटे। ये 14 घंटे ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे भी आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे है दोस्तों, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा पहले ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ए जो है कार्य को 12 दिन में कर लेता है, बी 18 दिन में कर लेता है, और यदि ये प्रत्येक बारी बारी काम छोड़कर एक एक दिन काम करे तो ये इसे कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, ए कर लेता है 12 दिन में, बी कर लेता है 18 दिन में। ठीक है, ये आपने लिख लिया। फिर इनको बारी बारी वर्क कराना है, बारी बारी मीन्स अल्टरनेटिवली वर्क कराना है, एक एक दिन छोड़ के। तो यहाँ पे बताना है ए प्रारंभ करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हमने जो कुछ किया था ना, ए 12 दिन में कर लेते हैं और बी 18 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 36 यूनिट, यानी कि टोटल कार्य कितना है 36 यूनिट, और 36 यूनिट को ए कर लेता है 12 दिन में, तो इसका मतलब एक दिन में कितना करता होगा 3 यूनिट वर्क। फिर 36 को ये कर लेता है 18 दिन में, तो एक दिन में कितना करता होगा 2 यूनिट वर्क। 3 और 2 5 यूनिट वर्क ये कर सकते हैं एक दिन में। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक एक दिन वर्क कराना है, यानी कि सबसे पहले ए पे कराएंगे, फिर अगले दिन बी पे कराएंगे, फिर ए पे कराएंगे, फिर बी पे कराएंगे। इस तरीके से अगर वर्क कराएंगे तो दोस्तों जितना काम को ये एक दिन में कर सकते थे दोनों मिलकर के, उसी काम को करने में अब 2 दिन लगेंगे। भाई ये दोनों 5 यूनिट वर्क कर सकते हैं एक दिन में मिलके, बट अब इनसे एक दिन में वर्क नहीं कराना है, मिला के वर्क नहीं कराना। एक दिन एक करेगा फिर अगले दिन दूसरा करेगा, तो इसका मतलब ये 5 यूनिट वर्क करने में 2 दिन लगेंगे। अब अगर 5 यूनिट वर्क को करने में 2 दिन लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक यहाँ पे है कि 5 का एक ऐसा टेबल पढ़िए, एक ऐसा पारा पढ़िए जो 36 से कम रहे। तो 5 सते 35, ठीक है, तो 5 सते आपने 35 पढ़ा, यानी कि 36 में से 35 माइनस करेंगे तो एक रिमेनिंग बच गया आपका। अब देखिए जो एक रिमेनिंग बचा है इसको तो हम देखेंगे बाद में, सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। जो ये 5 यूनिट वर्क है, जो 5 की मल्टीप्लाई मैंने 7 में की है, तो जो 5 है ये कितने दिन का वर्क है, 2 दिन का है, 2 डेज का है। तो जो 7 आया है इसको भी डबल करिए भाई, ये क्योंकि 2 दिन का वर्क है, तो ये आपका जो 7 आया है ये क्या है, 5 सत्ते
35 यानी कि 7 दिन, तो 7 का डबल करिए क्योंकि 5 जो यूनिट वर्क है वो एक दिन का नहीं है, वो 2 दिन का वर्क है। तो 7 में भी 2 की मल्टीप्लाई करके यानी कि जो आपका 35 यूनिट वर्क हुआ है इसको करने में 14 दिन लगेंगे। और जो बाकी का रिमेनिंग वर्क बचा है दोस्तों 1 यूनिट, इसको करने वो आएगा जिसने काम स्टार्ट किया था। तो वर्क किसने स्टार्ट किया था? ए ने। तो ए इसका 1 यूनिट को करने आएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1/3 यानी कि एक, ये तो करता है एक दिन में 3 यूनिट वर्क, तो 1/3 यानी कि 14 सही 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये भी समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि पूरी वीडियो हमारे क्लियर हो गई है। और दोस्तों आज की वीडियो में यही सब क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद भी अपने दोस्तों से भी करें, अपने फैमिली मेम्बर से भी करें, जो भी रेलवे की प्रिपरेशन कराएं उनको सभी को सब्सक्राइब करा दीजिए ताकि सभी की प्रिपरेशन आपके साथ साथ में होती रहे। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम पे जाइए, टॉपिक स्टडी सर्च करिए, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप टॉपिक स्टडी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे तो सौरभ मलिक 17 के सर्च करके, और फेसबुक पे आप सौरभ मलिक के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।